नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज इसमें हम जो क्विक रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं वो बंगाल के जो विभिन्न राज्य थे। जैसे बंगाल में देखेंगे बंगाल, मैसूर, इस तरह के राज्य जो आ रहे थे, जो अंग्रेजों के टाइम स्टार्ट हो रहे थे, जहाँ राजनीतिक प्रभाव पड़ रहा था, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप जान रहे हैं ये एक यूथ कंपटीशन की बुक है जिसमें लगभग 1 लाख प्रश्नों को सम्मिलित किया गया था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मैसूर राज्य से। लेकिन ध्यान रखिएगा पेपर जल्दी होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है और सिर्फ रिवीजन की ही ज़रूरत है, इसलिए एक सीरीज स्टार्ट की गई है जिसका नाम है क्विक रिवीजन सीरीज। चलिए मैसूर राज्य के बारे में अब तक जितने भी प्रश्न बने उनको देख लेते हैं। विजयनगर के पतन। विजयनगर के पतन के बाद मैसूर किस वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा? वो था वायनाड वंश के रूप में। मैसूर राज्य का वास्तविक शक्ति 18वीं शताब्दी में किसके हाथों में थी? वो थी सेनापति देवराय और राजस्व मंत्री नंदराज के हाथ में। हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार कब बना? वो बना 1755 ईस्वी में। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? वो था फ्रेंच विशेषज्ञ। यानी कि जो हैदर अली ने जो स्थापना की थी डिंडीगुल में जो आधुनिक शस्त्रागार की, उसके पीछे जो मोटिवेशन उसे मिला था वो मिला था फ्रेंच के जो निवासी थे उनसे मिला था, और वहां की सेना का जो स्थायी प्रबंध था उसको देखकर वो प्रभावित हुआ था। हैदर अली मैसूर का वास्तविक संस्थापक था 1761 ईस्वी में। कब था? 1761 ईस्वी में था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो होता है आपका 1767 से लेकर 69 के बीच होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? वो हुआ था हैदर अली। कौन हुआ था? हैदर अली हुआ था। हैदर अली अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया जिससे दोनों के उभयनिष्ठ शत्रुओं मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद की सहमत हुए थे? वो था मद्रास संधि हुई थी जो 1769 में हुई थी। हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का राजा कब घोषित किया? 1776 में। कब घोषित किया? 1776 में घोषित किया। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? वो हुई थी 7 दिसंबर 1782, यानी एक लंबा शासनकाल उनका जो मैसूर में देखने को मिलता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? वो हुई थी मंगलौर की संधि हुई थी जो 1784 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर संधि 1780 से 84 के मध्य कौन गवर्नर जनरल था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, और वॉरेन हेस्टिंग के बारे में जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यही सब आपको बातें यहाँ पढ़ने को मिलेगी। अब है किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? वो था अंग्रेज जनरल आयरकोट को, जो 1 जुलाई 1781 को हुआ था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था। कब हराया था? पोल्लीलूर यानी हेक्टर मुंडो की सेना में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी, और यही श्रीरंगपट्टनम की संधि भी आपको टीपू सुल्तान के समय देखने को मिलती है। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? वो स्थापित किया टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान से ही आपको देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ने को मिल जाता है कि कैसे टीपू सुल्तान ने फ्रेंच लोगों से मिलकर किस प्रकार के अपने दूतावास स्थापित किए थे। उसने जैकोबियन क्लब की सदस्यता भी ली थी। जो जैकोबियन क्लब था, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पता चलेगा वो एक सोशलिस्ट क्लब था। यानी कि वो जो था ऐसा क्लब था जो रजवाड़ों का क्लब नहीं था, वो आम जनताओं का क्लब था। उससे क्या सीख मिलने को उसको मिल रही थी, ये सब आपको देखने को मिलेगा जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने लगेंगे। किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था? वो बनाने को स्वीकार किया श्रीरंगपट्टनम। क्यों? क्योंकि उसकी वो राजधानी थी। टीपू ने किस वर्ष टीपू ने किस वर्ष बादशाह की उपाधि धारण की थी? वो की थी आप देखेंगे 1787 ईस्वी में की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 के मध्य हुआ था।
ये आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त होता है वह आप देखेंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त होता है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? वो की थी टीपू सुल्तान के साथ। ऑप्शन में अक्सर यहाँ पास हैदर अली लिख के चला आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कार्निवालिस ने किस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया? वो थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि 1792 में हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1799 में। कब हुआ था? 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? वह मारा गया 4 मई 1799 को मारा गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर नियंत्रण स्थापित करके शासक किसे बनाया था? वो बनाया था कृष्णराज द्वितीय, वायनाड वंश के एक शासक थे, उन्हें बनाया था जब उन्होंने टीपू को जो हरा दिया था 1799 में। टीपू को पद से हटा दिया, मतलब क्या पद से, क्या टीपू की मृत्यु हो गई थी उस युद्ध में, ये याद रखिए आप। अब है अंग्रेजों ने किस मैसूर शासक के साथ सहायक संधि की थी? वह की थी, आप देखें, कृष्णराज द्वितीय के साथ। ये वही कृष्णराज द्वितीय है जो 1799 में गद्दी पर आते हैं मैसूर के। अब चूंकि अंग्रेजों ने इनको स्थापित किया था, अंग्रेजों ने इसको गद्दी दी थी, तो अंग्रेज क्या करते हैं, एक जो है तटस्थ राज ना स्थापित करके एक जो है पंगु राज बनाने के लिए मैसूर को वहां पास कृष्णराज द्वितीय को बैठाते हैं और उसी के माध्यम से वहां कर वसूली करके जो है एक सहायक संधि कर लेते हैं, जिससे सारा जो राजस्व होगा वह राजस्व की देखभाल कौन करेगा? वो अंग्रेज करेंगे। और वहां का प्रशासन कौन बनेगा? वो प्रशासक बनेगा भारतीय कोई व्यक्ति बनेगा जो कि कृष्णराज द्वितीय था। तो इस तरह की कुछ संधि वहां पास हुआ करती थी। अब उसके बाद देखते हैं कि मैसूर युद्ध के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये जो है प्रश्न में लगाने को आता है। इस तरह से आता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से लेकर 1769 के बीच हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से लेकर 84 के बीच हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से लेकर 92 में, जब आप देखेंगे कि श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब है अवध। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? वो माना जाता है शहादत खान, जो बुरहान उल मुल्क को थे। शहादत खां को किस मुगल शासक ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी? वह की थी मोहम्मद शाह की थी। 1739 ईस्वी में शहादत खां की मृत्यु के बाद अवध का नवाब कौन था? वो बना सफादरगंज, जो कि अबुल मंसूब खां, शहादत खां का दामाद तथा भतीजा भी था। अवध के लखनवी तहजीब किसके समय विकसित हुई थी? वो विकसित हुई थी सफदरगंज के समय हुई थी। कब हुई थी? सफदरगंज के समय हुई थी। 1794 ईस्वी में सफदरगंज की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बना था? वह बना था सिराजुद्दौला बना था। कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। अवध के किस नवाब ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को शरण प्रदान की थी? वो बना था सिराजुद्दौला ने की थी। पानीपत की तृतीय युद्ध यानी कि 1761 ईस्वी में सुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया था? वह अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में सुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया था? वो दिया था मीर कासिम का साथ दिया था। ये बात याद रखिएगा, उसने मीर कासिम का साथ दिया था। सुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बनता है? वो बनता है आसफउद्दौला, जो कि 1775 से लेकर 97 ईस्वी तक था। अवध ने किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी? वो था आसफउद्दौला ने। किसने की थी? आसफउद्दौला ने की थी। अवध के किस नवाब ने वेलिजली के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी?
वह स्वीकार की थी, सादत अली ने स्वीकार की थी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब देखेंगे वाजिद अली शाह था। कौन था? अवध का अंतिम नवाब ये पूछता है कौन था? वाजिद अली शाह था, जो 1857 से लेकर 56 के बीच था। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाया था? आरोप लगा के 1856 ईस्वी में इसे अंग्रेज राज में मिला लिया था। वो था आउंटम की रिपोर्ट के आधार पर। और यह प्रश्न जो है 2 से 3 बार पीसीएस में आ चुका है इस रिपोर्ट के कि आउटम की रिपोर्ट जो थी वह किस राज्य के लिए थी? वह आप देखेंगे वह थी रिपोर्ट अवध के लिए थी। अवध का कौन सा नवाब शायर और कथक नर्तक था? वह देखेंगे वाजिद अली शाह था। 1857 ईस्वी में विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अवध का नवाब घोषित किया था? वह घोषित किया था बिरजिस कादिर को घोषित किया था, जो कि वाजिद अली शाह का पुत्र थे। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। सरधना मेरठ के निकट कराया था। इनके बारे में आप अक्सर पढ़ते हैं। बेगम समरू कौन थी? वो आप देखेंगे सरधना की शासक थी। यूरोपीय वॉल्टर रेनहार्ड्स सैम्ब्रो कौन थे? वो तो बेगम समरू के पति थे। अब आता है मराठा। मराठा राज्य में क्या क्या कैसे कैसे परिवर्तन होते अंग्रेजों के समय, वो सारे प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। पानीपत की तृतीय युद्ध के बाद कौन पेशवा बना था? वो बना था माधव राव बना था, जो कि 1761 से लेके 72 के बीच था। माधव राव की मृत्यु 1772 ईस्वी के बाद कौन पेशवा बना? नारायण राव बना, माधव राव का छोटा भाई। नारायण राव की हत्या किसने की थी? रघुनाथ राव जो कि थे उनके चचेरे भाई ने की थी, उनके चाचा ने। नारायण राव की हत्या के बाद कौन शासक बना था? वो बना था माधव नारायण राव, बने थे नारायण राव के पुत्र। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? वो किया था मराठों ने किया था। सूरत की संधि किसके बीच हुई थी? वो हुई थी रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1775 से 82 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग था, जो 1774 से लेकर 1785 के बीच था। किस संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था? वो था सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1805 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? वो था आर्थर वेलेस्ली था। 23 सितंबर 1803 ईस्वी को सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था? वो पराजित किया था लॉर्ड वेलेस्ली को। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1817 से लेकर 1818 के बीच। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? वो देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? उसका तत्कालीन कारण देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग की दमनात्मक नीति थी। पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई किसने शुरू की थी? वो की थी लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी। पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में किसके समय में हुई थी? वो हुई थी बाजीराव प्रथम के समय हुई थी। मराठों तथा अंग्रेजों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियां कौन कौन सी थी? संधि वर्ष और संधिकर्ता ये देख लेते हैं। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी। रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 1782 में होता है, जो सिंधिया के मध्यस्थता से पुणे दरबार तथा अंग्रेजों के बीच होती है। फिर होता है बसीन की संधि। बसीन की संधि 1802 में होती है, जो कि बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच होती है। देवगांव की संधि 1803 से प्रारंभ होती है और भोसले तथा अंग्रेजों के बीच होती है। सुरजी अर्जन गांव की संधि कब होती है? 1803 में सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच। राजपुर घाट की संधि कब होती है? 1805 में होती है, जो कि होलकर तथा अंग्रेजों के बीच होती है। नागपुर की संधि 1816 में होती है, वो भी भोसले तथा अंग्रेजों के बीच।
ग्वालियर की संधि 1817 में होती है सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच। ये वही संधि होती है जिसके तहत जो 1857 का रिवोल्ट होता है उसमें जो सिंधिया लोग होते हैं वो इनका साथ देते हैं। अब है पुणे की संधि 1817 से लेके में होती है और बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच होती है। मंदौर की संधि देखेंगे 1818 में होती है और होलकर तथा अंग्रेजों के बीच होती है। अब आएगा नया टॉपिक जो मतलब कि एक नए राज्य के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम था हैदराबाद। हैदराबाद शुरू से ही बहुत चर्चे में था और देखेंगे पूरा भारत की आज़ादी के बाद भी हैदराबाद चर्चे में था, जहां पुलिस कार्रवाई की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से की गई थी। बहुत ही होशियारी से उसको इसमें मिला है। होशियारी क्या कर रहे यार भाई, जाहिर सी बात है आप अपना पूरा धरती उठा कर थोड़ी ना कहीं चले जाओगे दूसरे देश से मिलने के लिए, क्योंकि ये गलत है। इसीलिए ऐसी कार्रवाई थी और सही भी थी। अगर एक अखंड देश की स्थापना करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा देखनी पड़ेगी, अपने लोगों को मिलाना पड़ेगा। तो वो कार्रवाई एकदम वैलिड थी और पूरी दुनिया उसको वैलिड भी मानती है। अब चलिए हैदराबाद देखते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश का संस्थापक कौन था? चिनकिचली खां था। चिनकिचली खां को किस नाम से जाना जाता है? निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। इस मुगल बादशाह ने निजामुल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी सौंपी थी और वो सूबेदारी सौंपी थी आप देखेंगे मोहम्मद शाह को। सुकुरखेड़ा का युद्ध कब और किनके बीच हुआ? वो देखेंगे 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क और मुबरिस खां के बीच होती है। चिनकिचली खां ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की थी? वो की थी 1724 ईस्वी में की थी। अब आएगा कर्नाटक। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? सदाउतुल्ला खान ने की थी। क्या की थी? सदाउतुल्ला खान ने की थी। सदाउतुल्ला खान ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? वो बनाई थी आरकाट में बनाई थी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी से राजगद्दी का अधिकार छीना था? वो था लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। अब है रुहेलखंड से जो प्रश्न बने दो वो देख लेते हैं। इस बुक में यही खास बात है, इन्होंने किसी भी पोर्शन को छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका प्रश्न बना और कहीं किसी दूसरी परीक्षा, किसी बड़ी परीक्षा में, छोटी परीक्षा में बना है तो उसको भी इन्होंने कवर किया है, तभी तो 1 लाख प्रश्न बन रहे हैं भाई। गंगा की घाटी में स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? वो की थी वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने। स्वतंत्र फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद खां, जो कि बख्श खां ने की थी। अब है पंजाब। रणजीत सिंह 1792 से 1839 में। रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? वो 2 नवंबर 1780 को हुआ था। रणजीत सिंह के पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम महा सिंह था। महा सिंह किस मिल से संबंधित थे? वो देखेंगे शुक्र मिल से संबंधित थे और ये प्रश्न कई बार आ चुका है, आप जानते हैं। ये आरो इस बार आया था। रणजीत सिंह की उम्र उस समय कितनी थी जब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ था? वो थे 12 वर्ष के थे। शुक्र मिसल का प्रभुत्व किस क्षेत्र में था? वो रावी तथा चिनाब के बीच होता है, जिसे रचना भी कहते हैं, आप जानते हैं। आप यही सीरीज मत देखिए, आप साथ ही देखते जाइए। हमने क्विक रीजन पे जो है ज्योग्राफी भी स्टार्ट की है, हिस्ट्री भी स्टार्ट की है और आज हमने स्टार्ट किया था क्या कहते हैं साइंस भी स्टार्ट कर दिया है और पॉलिटी तो अपनी चली रही है। अब है महा सिंह की मृत्यु के बाद शासन का कार्यभार किस माध्यम से होता था? वो था प्रतिशासन परिषद के माध्यम से। प्रतिशासन परिषद 1792 से 1797 में से कौन शामिल था? तो आप देखेंगे रणजीत सिंह की माता एवं रणजीत सिंह के सास
सदा कौर तथा दीवान लखपत राय। अब है लाहौर और अमृतसर पर किस मिसल का अधिकार था? वो था बंगी मिसल का अधिकार था। किस वर्ष जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था? वो किया था 1798 में। जनाब शाह की चिनाब नदी में गिरी तोपों को निकलवा कर किसने वापस भिजवाया था? रणजीत सिंह ने भिजवाया था। किस वर्ष रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया था? वो 1799 में किया था। पंजाब की राजनीतिक राजधानी कौन थी? लाहौर थी। पंजाब की धार्मिक राजधानी कहाँ है? वो है अमृतसर। उसके बाद देखेंगे रणजीत सिंह को कोह-ए-नूर हीरा यानी कोहिनूर हीरा किसने भेंट दिया था? तो अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा ने किया था। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? तो हुई थी मेटकॉफ की व रणजीत सिंह के बीच हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी? वो हुई थी 25 अप्रैल 1809 के बीच हुई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक निगाहों से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंखों से रोशनी ले ली थी, यानी वो एक आंख से नहीं देख पाते थे। इसने कहा था, महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। इस फ्रांसीसी यात्री ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी विक्टर जागमान ने की थी। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह था। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह था। पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु 22 से 23 अक्टूबर 1893 में कहाँ हुई थी? वो पेरिस में हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच हुआ था। लाहौर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? वो मार्च 1846 ईस्वी में सिखों एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अब देखेंगे भौरोवाल की संधि कब हुई थी? वो हुई थी 1846 को हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब शुरू हुआ था? 1848 से 1849 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। चिलियावाल का युद्ध कब हुआ था? देखेंगे आप कि 1849 में हुआ था। पंजाब राज का विलय कब किया गया? 1849 को किया गया। पंजाब का विलय करने के बाद राजा दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया था? वह भेज दिया गया था इंग्लैंड भेज दिया गया था पढ़ने के लिए, लेकिन उनको वहीं पर स्थापित कर दिया गया था एक प्रकार से। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब का शासन करने के लिए 3 सदस्यों की समिति कौन थे उस समिति? हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स गिब्रिन मानसेल थे। अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? दिलीप सिंह से प्राप्त किया था। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 देख लेते हैं। सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिसमें रणजीत सिंह एक तरह आक्रमण न कर सके। सतलज के पूरब में राज्य अब अंग्रेजों के पास चला गया था। उपयुक्त धाराओं का उल्लंघन करने पर अथवा मित्रता की संधि को तोड़ने पर संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी। अब रणजीत सिंह द्वारा विजित क्षेत्र मुल्तान 1818 में किया था, कश्मीर 1819 में और पेशावर देखेंगे 1834 में किया था। रणजीत सिंह गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक से कब और कहाँ मिले थे? वो 1831 में रोपड़ में मिले थे।
1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि इसके बीच हुई थी, वो ऑकलैंड, रणजीत सिंह और शाह सूजा के मध्य हुई थी। अब है रणजीत सिंह का प्रशासन। रणजीत सिंह के सरकार को किस नाम से जाना जाता था? उसे खालसा सरकार के नाम से जाना जाता था। रणजीत सिंह के प्रशासन में कितने मंत्री सहयोगी थे? वो 5 मंत्री सहयोगी थे। अब रणजीत सिंह के मंत्री कौन कौन से? मुख्यमंत्री राजा ध्यान सिंह, विदेश मंत्री मंत्री फकीर अजीमुद्दीन, रक्षा मंत्री दीवान मुकाम चंद्र, दीवान चंद्र मिश्र और हरि सिंह नलवा थे। अर्थ मंत्री कौन थे? भगवान दास थे। सदा एक कुड़ियोडी। अब है पंजाब के डोगरो पंजाब के डोगरो सामंतों ने किन 3 भाइयों को राजा की उपाधि दी थी? वो उपाधि दी थी ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेता सिंह थे। अब है रणजीत सिंह के प्रशासन में कितनी प्रशासनिक विभाग कार्यरत थे? वो थे 12 विभाग कार्यरत थे। 4 महत्वपूर्ण विभाग देख लेते हैं। अब है दफ्त ए अबलवा अल मल। इस विभाग में भू राजस्व एवं अन्य आय के स्रोत का विवरण होता है। दफ्त ए तोही जात में देखेंगे, इस विभाग द्वारा राज परिवारों को व्यय आदि की व्यवस्था की गई थी। दफ्त ए रोजनामचा यह राजा के प्रतिदिन का ब्यौरा रखती थी कि जो राजा के द्वारा प्रतिदिन क्या क्या कार्य किया गया। जो एक पीए होता है ना, वो तब एक पीए विभाग था, पर्सनल असिस्टेंट विभाग था एक प्रकार से। अब है दफ्त ए मवाजाब, यह विभाग सैन्य व असैन्य कर्मियों के वेतन का हिसाब रखती थी। अब आगे देखते हैं। प्रांतों में बटे सिख राज्य को किस नाम से जाना जाता था? सूबा के नाम से जाना जाता था। अब रणजीत सिंह के प्रशासन में कुल कितने सूबे थे? वो देखेंगे 4 सूबे देखने को मिलेंगे। लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर था। अब है प्रत्येक सूबे का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? नाजिम कहलाता था। सूबे में बटे किसमें सूबे का बंटवारा किसमें किया गया था? तो परगने में किया गया था। किसमें किया गया था? परगने में किया गया था। अब प्रत्येक सूबे का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है? वो नाजिम कहलाता है। सूबे का बंटवारा किसमें किया गया था? परगने में किया गया था। परगने का प्रमुख कौन होता है? वो देखेंगे कारदार होता है। कारदार का मुख्य कार्य क्या होता है? शांति व्यवस्था के साथ राजस्व को एकत्रित करना, यानी कि एक प्रकार का डीएम होता था ये। परगने का बंटवारा किसमें किया गया था? तालुका में। प्रत्येक तालुका में कितने मौजाने गांव होते थे? तो 50 से 100 गांव होते थे। राज्य की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? मौज या गांव था। अब भू राजस्व व्यवस्था देख लेते हैं। रणजीत सिंह के प्रशासन के भू राजस्व का प्रमुख सूत्र क्या था? राजस्व का प्रमुख सूत्र क्या था? भू राजस्व। उस समय सभी के पास भू राजस्व ही प्रमुख सूत्र माना जाता है। भू राजस्व उपज का कितना प्रतिशत राज्य द्वारा लिया जाता था? तो 33 से 40% के मध्य लिया जाता था। अब है प्रारंभ में भू राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी? वो थी बटाई प्रथा पर आधारित थी। बटाई प्रथा का प्रचलन कब तक चल रहा था? कब तक चला था? तो 1823 तक चला था। 1824 से 34 के मध्य भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था प्रचलन में आई? तो कनकूट व्यवस्था आई। ये प्रश्न बनता है कनकूट व्यवस्था किससे संबंधित है? तो वो भू राजस्व है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कानूत व्यवस्था भू राजस्व की वसूली किस प्रकार से की जाती थी? तो इसमें कर वसूल उपज के आधार बनाकर नकद ली जाती थी। तो जो इसमें कहना चाहिए, इसमें कर वसूल उपज
जो उपज हुई तो उसकी नगदी ली जाती थी। मतलब कि मान ली 100 रुपए की उपज हुई तो उसकी नगदी ली जाएगी। नीलामी योजना में क्या प्रावधान किया गया था? इस योजना में 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के लिए कर व्यवस्था का अधिक ऊंचे बोलने वाले को दिया जाता था। अब आ रहा है सैन्य प्रशासन। रणजीत सिंह का सैन्य प्रशासन देख लेते हैं एक बार, देखते हैं बचा कितना ज्यादा। फिर ये तो हो गया है यार, सैन्य प्रशासन देखते हैं। किसने सैन्य संगठनों को भारतीय भूपृष्ठ में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था? रणजीत सिंह को। फौज ए खास या फौज ए आइन किस प्रकार की सेना होती थी? तो नियमित सेना होती थी। फौज ए खास का विभाजन किया गया था घुड़सवार, पैदल एवं तोपखानों में किया गया था। 1822 ईस्वी में नियमित घुड़सवार को प्रतिष्ठित यानी कि ट्रेनिंग करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रशासनिक सेनापति एलार्ड को किया गया था। रणजीत सिंह के घुड़सवार को देखकर किसने कहा था यह संसार का सबसे सुंदर फौज है? वो कहा था लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था, 1838 में कहा था। नियमित पैदल सेना के प्रशिक्षण करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? तो इटालियन सेनापति बंतुरा को नियुक्त किया गया था। तोपखाने का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो इलाही बख्श को किया गया था। गोला बारूद व तोपखाने बनाने के कारखाने लगाए गए थे। कहाँ लगाए गए थे? तो आप देखेंगे लाहौर और अमृतसर में लगाए गए थे। अब फौज ए बेकवायदा किस प्रकार की सेना होती थी? तो अनियमित सेना होती थी, यानी कि इनको कभी भी बुलाया जा सकता था। न्याय प्रशासन देख लेते हैं। सूबे के सबसे ऊंचे न्यायालय किसका होता था? तो नजीम का होता था। अदालत ए आला सबसे ऊंचा न्यायालय कहाँ स्थित था? तो लाहौर में था। रणजीत सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1839 में होती है। रणजीत सिंह के बारे में किसने कहा था सारे पंजाब में उसने क्रूर व भद्दा व्यक्ति नहीं है? तब वो कहा था बैरन हरियुगल ने कहा था। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम रहेगा चैप्टर का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। और इससे तो एक प्रश्न तय ही रहता है। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।